रिकॉर्ड करता हूँ. ओके, सी फ्रिक्शन मीन्स इट डज नॉट अपोज मोशन, इट अपोजेस रिलेटिव मोशन. सो कब फ्रिक्शन लगता कब है सर? व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस, टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस. ठीक है, सपोज ये ग्राउंड है, एक बॉडी है यहाँ पर. ओके, ब्लॉक ऑफ मास m. नाउ दिस इज वन सरफेस, इस बॉडी का एक सरफेस है खुद का, और ग्राउंड इज अनदर सरफेस. सो देयर इज अ कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेसेस. अभी हमको ऐसा क्यों पढ़ाया जाता है कि सर फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन? दिस इज दिस कॉन्सेप्ट इज करेक्ट. फ्रिक्शन अपोजेस मोशन only if the other surface is at rest. तो दूसरा वाला अगर एक सरफेस रेस्ट पे हो तभी ये सही है, देन इट अपोजेस मोशन. ठीक है, बट लेकिन अगर दो सरफेसेस मूविंग हो तो डेफिनेटली रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट आएगा. ठीक है, अभी मैं अगर ग्राउंड का रेस्पेक्ट में बात करूं, इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ ग्राउंड एंड द ब्लॉक ऑफ मास m बीइंग देयर, ये सरफेस है, ये जो सरफेस है, there is a contact, ये ब्लॉक का सरफेस है, ग्राउंड का सरफेस है ना. when this block starts moving with some velocity v, ठीक है, कुछ ये मूविंग अपना मोशन जो है शुरू किया. नाउ ये जो ग्राउंड है, दिस ग्राउंड इज एट रेस्ट, तो ये जो है एक इनर्शियल है, मतलब इट इज नॉट मूविंग, इट डज नॉट हैव इट्स ओन मोशन. तो इन दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन इसी तरफ आएगा. मतलब अगर मैं ब्लॉक को a मान लूं और सरफेस को अगर मैं b मान लूं, तो मैं वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b कैसे लिखूंगा? va माइनस bv. तो bv का वेलोसिटी कितना है सर? 0 है, बिकॉज ग्राउंड का वेलोसिटी क्या होता है सर? 0 होता है. तो रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन किस तरफ? इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ a. तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन क्या करेगा सर? ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ऑपोजिट मोशन. समझ में आ रहा है यहाँ तक? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? अगर ये इस तरफ जा रहा होता तो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ लगता है. सबको समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर. एनी यस डाउट? सर. अंतरिका, हेलो, समझ में आ रहा है? यस सर. अभी देखना यहां पर क्या हो रहा है. फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन का प्रॉपर्टीज क्या क्या है? इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है, व्हेन देयर इज अ, ये पहला पॉइंट जो है, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. और तभी लगता है व्हेन देयर इज a relative motion between two surfaces. ठीक है, इट्स अ कांटेक्ट फोर्स. तभी लगता है जब कांटेक्ट में होगा, एंड इट ऑलवेज एक्ट along the contact surface. along the contact surface, कभी perpendicular to contact surface नहीं लगता, ये हमेशा कहाँ लगता है सर? along the contact surface लगता है. ठीक है, when there is a relative motion between two surfaces, it always act along the contact surface. ठीक है, मतलब सपोज ये contact surface है तो इसके along ही लगेगा, आगे या पीछे. सपोज ये contact surface है तो इसके along ही लगेगा, आगे या पीछे, ऊपर या नीचे. ठीक है, it is never perpendicular to the surface. Okay, that is friction. It's a contact force. When there is a relative motion between two surfaces, it always, ये पहला पॉइंट है. दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इट ऑलवेज एक्ट अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस. अभी इसका जो एफ मैक्स, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन देता है, वो कौन देता है? न्यू इनटू एन. ओके, फ्रिक्शन एफ मैक्स, इसको क्या बोला जाता है सर? एफ मैक्स. इट गिव्स द मैक्सिमम रीडिंग of friction. It does not tell you about the friction, but it tells you about the maximum value of friction, nu n. Okay, ये n क्या है? नॉर्मल रिएक्शन. n क्या है? नॉर्मल रिएक्शन. यहां तक लिख लो. लिख लिया? लिख लिया?
Yes, sir. जल्दी लिख लो। अंतरिपा डन? Yes, sir. नेक्स्ट देखो, मैंने जो बोला कि सर ये जो F है वो न्यू N है, इट टेल्स यू अबाउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो अभी फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है सर? फ्रिक्शन जो है मेनली 2 टाइप्स का होता है। एक है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है सर? सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है। सेल्फ एडजस्ट, इसका मीनिंग मैं समझाऊंगा। एंड वेरिएबल होता है, इट इज नॉट कांस्टेंट। बट काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है सर? कांस्टेंट होता है। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन जब कब लगता है? व्हेन x, when body is in motion। और इसका मैग्नीट्यूड कौन देता है? Fk इज इक्वल्स टू न्यू के इंटू एन, दैट्स इट। और ये इसका वैल्यू जो है डायरेक्टली यही फॉर्मूला दे देता है, बिकॉज इट डज नॉट चेंज। ये जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है काइनेटिक फ्रिक्शन। और कब लगता है? जब बॉडी रफ सरफेस में मूव कर रहा होता है, देन काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्ट्स एक्टिंग। तो इसको डायरेक्टली आप न्यू के इंटू एन, न्यू के इज व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। Nu k is the coefficient of kinetic friction। Okay, I'm in class, I'll call you back after class। ओके डन। ये हो गया सर आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन तो बहुत ही आसान है, लेकिन आपको समझना है स्टैटिक फ्रिक्शन में। स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी देखो स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद ही आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है वो आपको समझ में आ जाएगा इधर से। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, अभी ये जो फ्रिक्शन है ना, ये सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है। इसको क्या बोला गया सर? सेल्फ, ऑल ऑफ यू कैन हियर मी? ऑल ऑफ यू कैन हियर मी? सेल्फ एडजस्टिंग इन Yes, sir. नेचर, सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है। ठीक है, तो सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, इसको समझो क्यों है। अभी देख सर, सपोज यहां पर एक ब्लॉक ऑफ मास m दे दिया सर आपने 5 kg का। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे दिया सर आपने 0.2। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है कितना? n, नीचे 5g। सही है, तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आया वो कितना आया सर? 5g आया। तो अभी अगर मैं फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन कैलकुलेट करूं, कितना आता है सर? न्यू इंटू एन आता है। न्यू कितना है? 0.2 इंटू 5g, 5g इज 50। सो ये यहाँ से आ जाता है सर 10 गॉट कैंसल्ड आउट, ये आया 10। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो फ्रिक्शन आया वो क्या आया सर? 10 आया, 10 न्यूटन है ना। एफ मैक्स कितना आया? 10 न्यूटन आया। अभी देखना सर, अभी अगर मैं इस बॉडी पे 5 न्यूटन फोर्स लगाऊं, अगर मैं इस बॉडी पे 5 न्यूटन फोर्स लगाऊं, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ कितना? अभी देखो, once I start applying force on this body will have a tendency to move forward with some force। 5 न्यूटन इधर लग रहा है सर, इधर मैंने 5 न्यूटन लगाया, तो ये बॉडी पीछे की तरफ, अभी देख, दिस बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू मूव फॉरवर्ड बिकॉज यहाँ पर 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है। लेकिन ये रफ सरफेस है, दैट मींस फ्रिक्शन इज एक्टिंग बैकवर्ड, है कि नहीं? फ्रिक्शन इज एक्टिंग बैकवर्ड। और इस रफ सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? 0.2 है कि नहीं? 0.2। अभी ये 5 kg वाला ब्लॉक है, फोर्स आगे की तरफ लग रहा है सर 5 न्यूटन, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा डेफिनेटली। और फ्रिक्शन कहां लगता है? हमेशा कांटेक्ट सरफेस पे लगता है। अभी देख, फोर्स इस तरफ लग रहा है तो काइंड फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? पीछे की तरफ। क्योंकि फ्रिक्शन क्या चाहता है? फ्रिक्शन ये चाहता है कि ये जो कांटेक्ट सरफेस है, दिस कांटेक्ट सरफेस शुड ऑलवेज रिमेन एज इट इज। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या चाहता है? इस बात को याद रखो, इट ऑलवेज वांट दैट द कांटेक्ट सरफेस should always be in touch।
should always remain constant, मतलब be in touch या remain constant, जहां पर है वहां पर ही रहो, ऐसा फ्रिक्शन चाहता है। तो दिस फोर्स इज ट्राइंग टू पुश दिस ब्लॉक फॉरवर्ड। नाउ फ्रिक्शन पीछे की तरफ कितना लगाएगा सर? आपने फ्रिक्शन का वैल्यू आपने कितना कैलकुलेट किया सर? 10 न्यूटन, लेकिन यहाँ पर 10 न्यूटन नहीं लगेगा। कितना लगेगा सर? ओनली 5 न्यूटन ही लगेगा, बिकॉज फ्रिक्शन जो है ना, इट्स अ वेरी कनिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, इट्स अ वेरी कनिंग फोर्स, मतलब जितना चाहेगा उतना ही लगाएगा। इट डज नॉट वेस्ट इट्स एनर्जी, इट डज नॉट वेस्ट इट्स फोर्स अननेसेसरीली। यहां पर अगर 5 न्यूटन फोर्स लगाया और फ्रिक्शन भी पीछे की तरफ 5 न्यूटन ही लगाएगा, सो दैट इस बॉडी पर लगने वाला एफ नेट 0 हो जाए और बॉडी रेस्ट पे ही रहे, जैसे कॉन्टैक्ट सरफेस था वैसे ही रहे। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। सेल्फ स्टैटिक फ्रिक्शन को बोला जाता है कि इट्स अ सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, ठीक है। ये जो है फ्रिक्शन जो है सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है, मतलब जितना चाहिए उतना ही लगाएगा। तो अगर इसी बॉडी पे मैं देखो, इसी बॉडी पे मैं अगर 7 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ कितना लगाएगा सर? 7 न्यूटन ही लगाएगा। अगर मैं 8 न्यूटन लगाऊंगा इसी बॉडी पे, 8 न्यूटन अगर सॉरी 5 केजी वाला ब्लॉक था, इस पे अगर मैं 8 न्यूटन आगे की तरफ लगाऊंगा तो फ्रिक्शन भी पीछे की तरफ कितना लगाएगा? 8 न्यूटन ही लगाएगा। अगर मैं 9 लगाऊं तो फ्रिक्शन भी पीछे की तरफ 9 न्यूटन ही लगाएगा। तो जब मैं 10 लगाऊं तो यहां पर बॉडी जो है फ्रिक्शन जो है 10 न्यूटन लगाएगा। लेकिन अभी मैं अगर बॉडी पे सर 11 न्यूटन फोर्स लगाऊं तब फ्रिक्शन कितना लगाएगा सर? 10 न्यूटन ही लगाएगा। व्हाई? बिकॉज फ्रिक्शन का लिमिट कितना है सर? 10 न्यूटन, एफ मैक्स। 10 न्यूटन, यस, एफ मैक्स इज हाउ मच? 10 न्यूटन। उतना ही फोर्स लगा पाएगा, उससे ज्यादा कभी नहीं लगा पाता है। सो दिस एफ जो 10 न्यूटन जो है ना, यही होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब इट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि इस फ्रिक्शन वैल्यू के बाद अगर मैं इस 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाऊं, देन दिस बॉडी विल स्टार्ट मूविंग विद सम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, व्हाटएवर। समझ में आ रहा है सर? इसको एफ मैक्स जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूले से, न्यू एस इंटू एन, ये एक्चुअल में क्या है सर? लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू देता है। क्या देता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू देता है। अदरवाइज अगर मैं आपको पूछूं सर कितना फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ पर अप्लाइड फोर्स इतना है तो कितना फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, तो आप क्या बोलोगे सर? इट डिपेंड्स ऑन द अप्लाइड फोर्स, इट डिपेंड्स ऑन द अप्लाइड फोर्स। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। ये क्या है सर? स्टैटिक फ्रिक्शन का बात है, और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ना, वो सेल्फ एडजस्टिंग नहीं है, वो कांस्टेंट है थ्रू। वो क्या है सर? कांस्टेंट है। जितना लगाएगा, जितना आप कैलकुलेट करोगे उतना ही लगेगा। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन 10 के आया, 10 न्यूटन आया, तो 10 न्यूटन ही लगता जाएगा थ्रू आउट द जर्नी, उस पर कुछ डिफरेंस नहीं आता है। व्हाई? बिकॉज आपने ऑलरेडी स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर लिया। इफ एनी बॉडी इन दिस वर्ल्ड इज मूविंग, तो इट हैज ऑलरेडी ओवरकम दिस स्टैटिक फ्रिक्शन। इसने ऑलरेडी स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर लिया है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करने के बाद एक ही फ्रिक्शन लगता है, वो काइनेटिक है, एंड दैट काइनेटिक फ्रिक्शन इज कांस्टेंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर टिल नाउ। समझ में आया कि नहीं? यस सर। काइनेटिक और यस सर। कुछ भी डाउट है स्टैटिक और काइनेटिक में? एनी डाउट इन दिस? आई थिंक इससे बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने पढ़ा। ये एग्जांपल आप ले लो, 7 न्यूटन, 8 न्यूटन, 9 न्यूटन, 10 न्यूटन वाला। सर अगर बॉडी अगर मतलब रेस्ट पे है तो उस पे भी मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है मतलब? देखो सपोज ये बॉडी है ना, तो अभी देखो ये बॉडी है ना, यहां पर इस बॉडी पे अगर मैं कुछ फोर्स ना लगाऊं, अगर मैं कुछ फोर्स यहां पर ना लगाऊं, तो फ्रिक्शन वुड नेवर एक्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। समझ में आया ना? क्योंकि फ्रिक्शन कब लगता है? व्हेन देयर इज अ टेंडेंसी कि दिस ब्लॉक विल मूव। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग? फ्रिक्शन कब लगता है? फ्रिक्शन अपोजेस व्हाट? फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। तो जब फ्रिक्शन को लगेगा कि दिस ब्लॉक हैज अ टेंडेंसी टू ब्रेक दिस इंटरलॉकिंग, तब क्या होगा? तब फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगना शुरू करेगा। अगर फोर्स इस तरफ लगाया तो, अगर मैं फोर्स इस तरफ लगाऊं तो फ्रिक्शन पीछे की इस तरफ लगेगा। समझ में आ रहा है? बिकॉज फ्रिक्शन हैज टू सेंस कि देयर इज अ चांस कि ये जो ब्लॉक एम है, दिस ब्लॉक एम हैज अ टेंडेंसी टू मूव। समझ में आया? तो उस टेंडेंसी को अपोज करता है फ्रिक्शन। तो अदरवाइज फ्रिक्शन अपना वैल्यू जो है ऐसे खर्च नहीं करेगा, है ना? तो इस यहां पर फ्रिक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा। समझ में आया? एनी डाउट इन दिस? समझ में आया ऑल ऑफ यू? यस सर।
अभी देख, जो फ्रिक्शन का ग्राफ आता है ना, अगर मैं ग्राफ का बात करूं, ग्राफिकली अगर मैं फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करूं, फ्रिक्शन, तो ये जो फ्रिक्शन वैल्यू है ना, इट इज इंक्रीजिंग, ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन का रीजन है, और मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन ये है, ये क्या है, एफ मैक्स है। और एक्चुअल में अगर देखा गया फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटेशन, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और इट इज स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग वैल्यू। ये है काइनेटिक फ्रिक्शन का रीजन, ये क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन को देखो, वेरिएबल है, मतलब बढ़ रहा है एज द टाइम पासेस, बढ़ रहा है, और ये एफ मैक्स, ये काइनेटिक फ्रिक्शन का रीजन, ये होता है फ्रिक्शन का ग्राफ। ओके, ग्राफिकली अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, हैव यू अंडरस्टूड द ग्राफ? स्टैटिक फ्रिक्शन का रीजन देखो। यस सर। ओके, नेक्स्ट, ये तो पूरा प्योरली मतलब कॉन्सेप्चुअल चीज है, इसका एप्लीकेशंस वर्क पर एनर्जी में भी बहुत आएगा आपको। ये सिर्फ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत डाउट आता है बच्चों को। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, इसको अच्छे से आपको क्लियर करना है, ठीक है? इस पे आप कुछ भी कंफ्यूजन मत रखना। अभी मैं आपको ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम्स करवाता हूँ। हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर? दिस इज द बेसिक ऑफ फ्रिक्शन। हेलो, यस सर। अभी देख, अगर अभी नेक्स्ट लिखो ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम। उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे कल। Why there are so many? I mean, what happened to the rest of the students? सर पता नहीं सर, ग्रुप में मैसेज दिया था, अभी तक किसी ने देखा ही नहीं। Okay. Suppose ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम है, दो ब्लॉक्स है, 5 kg है, 10 kg है, ठीक है? अभी देखो सर, यहाँ पर सपोज इन दो कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में, देखो यहाँ पर इन दो कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में, या सपोज यहाँ पर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट, प्लीज एकदम ध्यान से सुनो। ओके, यहाँ पर सपोज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेसेस 0.1 दिया हुआ है, ठीक है? और यहाँ पर मैंने आपको फोर्स अप्लाई किया, सपोज सर 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया मैंने। ओके सर, 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। आपको पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इफ द ब्लॉक will move together, if yes, then with what acceleration, if not, then find their individual accelerations। ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का, इसको ए मान लो, इसको ब्लॉक बी मान लो। देखो, इफ द ब्लॉक विल मूव टुगेदर, पहला क्वेश्चन है, ओके? अगर मूव कर टुगेदर कर, इफ दे मूव टुगेदर, व्हाट वुड बी देयर एक्सेलरेशन, मतलब कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा? इफ नॉट, देन फाइंड देयर इंडिविजुअल एक्सेलरेशंस, मतलब ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी का। ओके, नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एज फार एज योर एंट्रेंस लेवल एग्जाम्स आर कंसर्न्ड। सो इसको अच्छे से समझो, मैं एक टेक्निक के साथ सिखाऊंगा आपको, वही टेक्निक यूज करना है हर जगह। ओके गाइस, क्वेश्चन समझ में आ गया? लिख लिया आपने? हैव यू रिटन? ऑल ऑफ यू रिटन? यस सर। अभी देखो, करने का तरीका देखो, टेक्निक समझो। पहले तो ये 5 kg है, 10 kg है, तो आपका पहला ड्यूटी बनता है कि सर आप इस पूरे सिस्टम को एक ब्लॉक मान लो। तो अगर मैं इस पूरे सिस्टम को एक ब्लॉक मान लेता हूं, तो 5 + 10 दैट इज 15 kg। तो मेरे पास एक 15 kg का ब्लॉक है। पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, टेक्निक को समझो। फर्स्ट स्टेप क्या है? सिस्टम को सिंगल ब्लॉक मान लो। फर्स्ट स्टेप ये है, कंसीडर द सिस्टम टू बी अ सिंगल ब्लॉक। ओके, 15 kg। लगने वाला फोर्स कितना है यहाँ पर? 50 न्यूटन। समझ में आ रहा है कितना फोर्स लग रहा है सर? 50 न्यूटन। तो इस 15 kg ब्लॉक का लगने वाला फोर्स अगर 50 न्यूटन है, तो इस कंबाइंड बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा? सो डेफिनेटली एक्सेलरेशन होता है F = ma। तो यहां से मैं एक्सेलरेशन, कंबाइंड एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं। F कितना हो गया, सॉरी F एक्सेलरेशन कितना हो गया? F/m। F कितना है यहाँ पर? 50 न्यूटन है। मास कितना है सर? 15 है। सही है क्या? तो यहां से मुझे मेरा निकल के आता है सर 3 15 जा
45 that is 5, so it would be around 3.33 meter per second square. सही है क्या? Understood? Second step क्या है? Yes, sir. Second step, combined acceleration को निकालो, combined acceleration find करो. Second step है combined acceleration. आपने एक सिंगल ब्लॉक मान लिया, उसके बाद combined acceleration को निकालो. So what is the combined acceleration here, guys? 3.33 meter per second square. सही है क्या? All of you understood? अंतरिपा समझ में आ गया? Yes, sir. शंकर एंड अंतरिपा, both of you have understood? Yes, sir. हाँ, sir. सेकेंड स्टेप आपको समझ में आ गया. थर्ड स्टेप क्या है सर? अभी देखो, अभी यहां फ्रिक्शन का बात आएगा. अभी देखो, यहां पर दिस सरफेस, इन दिस सरफेस देयर इज नो फ्रिक्शन एक्टिंग बिकॉज यहां पर कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं दिया गया है. अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं दिया गया है मतलब इट्स अ स्मूथ सरफेस. ये क्या है सर? एक स्मूथ सरफेस है. तो इसको हम लोग अभी नहीं देखेंगे. तो जहां पर फ्रिक्शन लग रहा है उस सरफेस को हम लोग पहले कंसीडर करते हैं. देखो सर, ये जो है रफ सरफेस है बिकॉज देयर इज अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन. अगर रफ सरफेस है तो डेफिनेटली फ्रिक्शन वुड बी एक्टिंग. तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? देखो, दिस ब्लॉक, यहां पर लगने वाला फोर्स 50 न्यूटन है. अगर 50 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक इस तरफ, तो डेफिनेटली दिस ब्लॉक, दिस 10 kg ब्लॉक हैज अ टेंडेंसी टू मूव फॉरवर्ड, है कि नहीं? समझ में आ रहा है सर? तो Yes, sir. देखो, अभी इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो किस तरफ लगेगा? डेफिनेटली बैकवर्ड, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? Opposite. एनी डाउट इन दिस? Yes, sir. एनी डाउट इन दिस? अभी देखो, अभी अच्छे से इसको समझो, ठीक है सर? अभी देख, अभी सर इस 5 kg ब्लॉक पे लगने वाला फ्रिक्शन क्या है? पीछे की तरफ, है ना? तो अभी देख, 5 kg का एफबीडी बनाएंगे, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है ना? अभी देख सर, फ्रिक्शन निकालने, यहां पर जो फ्रिक्शन लगा, एफबीडी ड्रॉ किया मैंने. अभी यहां थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप इज टू फाइंड आउट द एमएक्स. क्या निकालना है मेरे को? एमएक्स निकालना है. एमएक्स क्या होता है? अभी देख, यहां पर एफ इज इक्वल्स टू एम है, फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सही है? अभी देख, फ्रिक्शन यहां पर कितना लग रहा है सर? फ्रिक्शन कितना लग रहा है? फ्रिक्शन क्या होता है? न्यू एमजी होता है कि नहीं? तो न्यू कितना गिवन है? न्यू गिवन है 0.1. 0.1. एमजी कितना है? मास ऑफ द ब्लॉक कितना है सर? 5 है. सो 5 into g, दैट्स इट. तो ये हो गया कैंसल्ड आउट. तो फ्रिक्शन कितना लगा? ये क्या था? 0.2 था ना? न्यू वैल्यू 0.2 था कि कितना था? 0.1 और 0.2. इसको 0.2 कर लो, इसको 0.2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं. 0.2 कर लो, इसको 0.2 कर लेते हैं. 10 and 10 गॉट कैंसल और आंसर आया 10 न्यूटन. तो फ्रिक्शन का जो वैल्यू आया वो कितना आया सर? 10 न्यूटन. सो 10 न्यूटन शुड बी इक्वल टू 5 into एक्सेलरेशन. सो ए कितना आया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये क्या है सर? मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉसिबल ऑफ द ब्लॉक. अभी देख सर, यही से सारा कंक्लूजन निकल के आएगा. ए कंबाइन कितना था? 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एम एक्स कितना था? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अभी देखो, यहां से कंक्लूजन समझो. These two bodies will not move together. किस लिए? Because the A combined जो acceleration है, this combined acceleration is more than the maximum acceleration. ठीक है? कंडीशन क्या होता है हमेशा मूव टुगेदर करने के लिए? ब्लॉक, ये दो कंडीशंस आपको याद रखना है, ठीक है? If A max is greater than A combined, then bodies will move together. That's it. समझ में आया? अगर उल्टा और एक पॉइंट है, if A combined is more than A max, bodies will move with different accelerations. That's it. अभी अगर डिफरेंट एक्सेलरेशन, अभी यहां से क्या पता चला? फ्रॉम आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन हमको क्या पता चला सर? ए कंबाइन इज 3.33 मीटर पर सेकंड, लेकिन ए मैक्स इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अगर ए मैक्स 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है व्हिच इज लेस देन एसी, देन दिस बॉडीज विल नॉट मूव टुगेदर बिकॉज़ ए मैक्स इज लेस देन एसी. और मूव टुगेदर के लिए क्या होना चाहिए सर? ए मैक्स हैज टू बी ग्रेटर देन द कंबाइंड एक्सेलरेशन,
है ना। तो अगर mx 2 मीटर पर सेकंड है, मतलब अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, इंडिविजुअल एक्सेलरेशंस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? हेलो, इंडिविजुअल एक्सेलरेशन। इंडिविजुअल। इंडिविजुअल एक्सेलरेशन। तो अभी देख यहाँ पर इंडिविजुअल एक्सेलरेशंस में क्या निकालूंगा, अभी देख 10 kg ब्लॉक। अभी देखना 10 kg ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स कितना है सर, 50 न्यूटन है, सही है। अभी देखो, हाँ और एक चीज आपको मैं अभी बता देता हूं प्लीज, यहाँ देखो, आपने फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है उसको केयरफुली नहीं देखा होगा। ये 10 kg है, ये 5 kg है। देखना इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया गया था सर, 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। देखो ये ब्लॉक, नाउ दिस ब्लॉक हैज अ टेंडेंसी टू मूव फॉरवर्ड, जो नीचे वाला ब्लॉक है ना। तो फ्रिक्शन क्या चाहता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या चाहता है गाइस, कि फ्रिक्शन ये चाहता है कि ये जो दोनों के बीच में कांटेक्ट सरफेस है, क्योंकि देयर इज अ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन दिस टू सरफेसेस, जो कांटेक्ट है ये कांटेक्ट हमेशा साथ में रहना चाहिए। तो फ्रिक्शन क्या करेगा बताओ तो, अगर ये बॉडी इस तरफ जा रहा है, मतलब दिस नीचे वाला जो सरफेस है, दिस सरफेस इज मूविंग फॉरवर्ड, है ना, तो फ्रिक्शन भी किस तरफ लगेगा, ऑन दी अपर ब्लॉक। तो फ्रिक्शन जो है इस ऊपर वाला ब्लॉक पे किस डायरेक्शन पे लगाएगा फोर्स, बताना। इस अपर वाला ब्लॉक पे 5 kg पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन ये चाहता है कि हमेशा जो है दोनों का कांटेक्ट सरफेस बना रहे, है कि नहीं। तो अगर नीचे वाला सरफेस, ये वाला सरफेस अगर आगे जा रहा है, बिकॉज 50 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग, तो फ्रिक्शन इस सरफेस पे, इस ब्लॉक पे, मतलब इस सरफेस पे किस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा सर, बताना, आगे या पीछे, आगे या पीछे, टेल मी। फ्रिक्शन से पीछे लगेगा। नहीं, दैट इज द कॉन्सेप्ट। फ्रिक्शन दो, देखो देयर आर टू कांटेक्ट सरफेसेस, ये कांटेक्ट, ये सरफेस है, ये सरफेस है। अभी देखना 10 kg ब्लॉक है, ये 5 kg ब्लॉक है। अंतरिपा करेक्ट, अंतरिपा इज करेक्ट। अभी देख यहाँ पर ये ब्लॉक जो है आगे की तरफ जाने का टेंडेंसी है, दैट मींस दिस सरफेस इज हैविंग अ टेंडेंसी टू मूव फॉरवर्ड, राइट और रॉन्ग शंकर, समझ में आ रहा है शंकर, टेल मी यस और नो। हेलो, यस सर। अभी फ्रिक्शन क्या चाहता है कि ये दो सरफेसेस बोला साथ में था रहे, आपने, नहीं सुना। समझ में आ रहा है। फ्रिक्शन ये चाहता है कि ये दो सरफेसेस साथ में रहे, तो फ्रिक्शन इस वाला सरफेस पे, इस वाला सरफेस पे, इसको सेकंड सरफेस मान लो, इसको फर्स्ट सरफेस मान लो, इस सेकंड वाला सरफेस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन लगाएगा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाएगा। समझ में आ रहा है। अभी देख, तो ये वाला सरफेस, ये वाला बॉडी, ये जो बॉडी है इस सरफेस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा सर, इक्वल एंड ऑपोजिट लगाएगा, इस डायरेक्शन में। दैट्स इट। हैव यू अंडरस्टूड, हैव यू अंडरस्टूड नाउ शंकर? इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट, इसको अच्छे से समझो। नहीं आया तो मैं फिर से समझाता हूँ। शुड आई एक्सप्लेन अगेन, शुड आई एक्सप्लेन अगेन? देखो मैं फिर से समझाता हूँ। ये 5 kg, एक बार, हाँ ये 5 kg वाला ब्लॉक है, और नीचे वाला जो है ये 10 kg वाला ब्लॉक है। यहाँ पर फोर्स लग रहा है सर 50 न्यूटन का। अगर यहाँ पर फोर्स नहीं लग रहा है 50 न्यूटन का, तो दिस सरफेस, दिस वो नीचे वाला सरफेस हैज अ टेंडेंसी टू मूव फॉरवर्ड, है ना। तो फ्रिक्शन क्या चाहता है, फ्रिक्शन चाहता है कि इन दोनों सरफेस के बीच में कांटेक्ट हमेशा बना रहे। तो इस कांटेक्ट को बनाने के लिए फ्रिक्शन इस बॉडी पे किस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा, ऊपर वाला सरफेस पे इसी डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा, तभी तो ये कांटेक्ट बना रहेगा, है कि नहीं, एक साथ जाएगा मतलब। समझ में आ रहा है शंकर? हैव यू अंडरस्टूड नाउ? हेलो, यस सर, यस सर। अभी ये वाला ब्लॉक इस ब्लॉक पे किस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा, अभी देखो ये सरफेस भी क्या चाहता है कि कांटेक्ट बना रहे। अगर ये कांटेक्ट आगे जा रहा है, बिकॉज 50 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग, तो ये वाला सरफेस इस सरफेस पे किस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन लगाएगा, पीछे की तरफ। कितना लगाएगा सर, इक्वल एंड ऑपोजिट। ये जो फ्रिक्शन लगता है ना, वो इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, लिख लेना, इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। हमेशा फ्रिक्शन, जब भी फ्रिक्शन के बारे में आप पढ़ते हो, आपको सिर्फ एक ही बात याद रखना है कि फ्रिक्शन हमेशा ये चाहता है, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ये चाहता है कि दो बॉडीज के बीच में जो कांटेक्ट सरफेस है, दैट कांटेक्ट सरफेस शुड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट और शुड ऑलवेज रिमेन इन टच। दैट्स इट। आया समझ में? नाउ विल फाइंड आउट द इंडिविजुअल एक्सेलरेशंस। अभी इंडिविजुअल एक्सेलरेशन चाहिए। सर इस 5 kg ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स कितना है, सिर्फ फ्रिक्शन है, किस तरफ लग रहा है सर, आगे की तरफ लग रहा है कि नहीं। तो अभी मैं निकाल लूंगा फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, 10 है, ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड, मास इनटू एक्सेलरेशन,
समझ में आ रहा है सर? तो ऐसे मास कितना है 5 kg है, तो ए कितना आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? अभी देखो ये तो 5 kg का एक्सेलरेशन, अभी 10 kg का भी कुछ एक्सेलरेशन होगा। अभी 10 kg ब्लॉक का एफबीडी कैसे होगा? आगे की तरफ 50 न्यूटन, इस 10 kg ब्लॉक में पीछे की तरफ कुछ फ्रिक्शन लग रहा है, और वो कितना वैल्यू है 10 न्यूटन ही होगा, बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट होता है हमेशा, है ना। और ये बॉडी जो है आगे की तरफ एक्सेलरेशन ऐसे जा रहा है, तो इसका इंडिविजुअल एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या बनेगा? 50 इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है, तो 50 माइनस फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू 10 इनटू ए। ए कितना है सर? ए कितना है? Now what will you take the value of a? That's what we have to calculate, right? Individual accelerations we are calculating. अभी 50 माइनस फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है? 10 है, 10 पुट करो 10 into a, तो जो a आया वो कितना आया? 50 माइनस 10 by 10, ये कितना है? 40 by 10, that's it. तो ये कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये लॉजिकल भी है सर, नीचे वाला ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, तो नीचे वाला ब्लॉक का एक्सेलरेशन डेफिनेटली ज्यादा होगा ऊपर वाला ब्लॉक से। समझ में आया? ये ए का एक्सेलरेशन है और ये बी Yes, का sir. एक्सेलरेशन है। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। Antaripa, have you understood properly? ये बी। Yes, sir. Yes, so it's a very important concept. Multiple blocks में अगर ये टेक्निक आपने सीख लिया तो खेल खत्म है। There won't be any issue solving. Now we'll solve more problems. Don't worry. अभी ब्लॉक ऑन ब्लॉक में आपको क्या क्या याद रखना है? देखो, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सिस्टम को सिंगल ब्लॉक मान लो by adding the masses. सेकेंड स्टेप कंबाइंड एक्सेलरेशन फाइंड करो। थर्ड स्टेप कहाँ गया? ये is to find out the amex. amex का कहाँ निकालना है? जिस सरफेस पे फ्रिक्शन लग रहा हो उस सरफेस का amex निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हम लोगों ने यहाँ पर पीछे करके किया था, कोई नहीं, दोनों से ही आंसर निकल जाता है। एंड देन याद क्या रखना है? if amex is greater than a combined, then bodies will move together. if not, if ac is greater than amex, then bodies will, क्या गया? कहीं पर हम लोगों ने कुछ लिखा ना, देखो, if amex is greater than ac, then bodies will move together, सही है। यहाँ पर क्या लिखा? if ac is greater than, the bodies will move with different, with different accelerations लिखा, with different acceleration, that means they will not move together. Have you understood, guys? समझ में आ गया? Yes, sir. Individual Yes, sir. accelerations, that's it. तो क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा आपका, अगर if they are moving together, मतलब find out the combined acceleration. if they are not moving together, that means find out their individual accelerations. क्वेश्चन यही बनता है, nothing else. Okay, तो rejoin, मैं अभी क्लास का लिंक फिर से भेज रहा हूँ, rejoin करो, because खत्म हो गया। rejoin करो, be fast, okay, rejoin fast.